हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 इंडिया एंड इंट्रोडक्शन का 4th पार्ट देखेंगे। तो इससे पहले 3 पार्ट्स हमने देख लिया है, चैप्टर 1 भी हमने देख लिया है। तो अब जो है इस चैप्टर का हम 3rd पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में जाना, कैसा है, कहाँ है हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसके बारे में जाना। कुछ डेफिनेशंस हमने देख लिए थे। उसके बाद जो है हमने जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमने हिमालयस के बारे में जान लिया था। हिमालयस का जो पार्ट्स है उनके बारे में हमने जाना था। ईस्टर्न हिमालयस, नॉर्थर्न हिमालयस, सारी चीज़ें हमने जान ली थी। जैसे कि ये सारी चीज़ें जो है हमने हिमालयस के बारे में, ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस के बारे में अभी हम देख रहे हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हमने देख लिया था। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, और इसमें जो है हम नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस के बारे में देख रहे हैं। तो नॉर्दर्न रेंज के बारे में हमने देख लिया था और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंज के बारे में अभी हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। ग्लेशियर, रिवर्स ऑफ आइस, कश्मीर वैली के बारे में हमने जाना। उसके बाद जो है हमने लद्दाख, अ कोल्ड डेजर्ट, उसके बारे में हमने जाना। उसके बाद जो है उत्तराखंड में एक माउंटेन विलेज है, उसके बारे में हमने जाना। उसके बाद जो है हमको देखना है इंडस्ट्री एंड ऑक्यूपेशन से। इंडस्ट्रीज एंड ऑक्यूपेशन से हमको स्टार्ट करना है। कहाँ के लोगों का? ये जो लद्दाख वाला जो एरिया है वहाँ पे लोगों का, ये सॉरी उत्तराखंड वाला जो एरिया है, उत्तराखंड माउंटेन विलेज, उसका वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बारे में हमको जानना है और वहाँ पे लोग काम क्या करते हैं। तो स्नोफॉल इज़ हैवी इन अपर रीचेस ऑफ हिमालय। द मेल्टिंग स्नो falls down the mountain side in small streams and rituals। तो यहाँ पे क्या है? स्नो स्नो होता है जो ऊपर साइड से है, हिमालय के जो अपर पोर्शन है वहाँ पे स्नोफॉल भी होता है। और जो मेल्टिंग स्नो मतलब जब वहाँ पे बर्फ़ जो है वो पिघलती है, तो माउंटेन से होते हुए, माउंटेन के साइड से होते हुए छोटे छोटे स्ट्रीम्स में या फिर रिचुअल्स, ये दोनों क्या है, नदी से छोटा रूप। ठीक है, स्ट्रीम्स मतलब क्या होता है? नदी से हम छोटा रूप मान सकते हैं, उसको हम स्ट्रीम कहते हैं। तो स्विफ्टली फ्लोइंग वाटर इज कैरिड इन लार्ज पाइप टू रन टर्बाइंस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो पानी है, जो मेल्टिंग स्नो से पानी आता है, ये जो तेजी से पानी आता है, तो इसको क्या है, बड़ी बड़ी पाइपों से अंदर ले जाया जाता है ताकि जो टर्बाइंस है उसको रन कर सके, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। तो ये आपका पहला एक हो गया, जिससे इंडस्ट्री और ऑक्यूपेशन में। उसके बाद है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। तो कई सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो यहाँ पे हैं, क्यों है? क्योंकि जो लाइमस्टोन है हिमालयस में फाउंड होता है, उससे जो है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को चलाया जा सकता है। तो लाइमस्टोन क्वेरीज एंड सीमेंट फैक्ट्रीज। ठीक है, लाइमस्टोन क्वेरीज का मतलब क्या होता है? लाइमस्टोन को क्या है, गड्ढा खोद के निकाला जाता है। तो हमने जो मिनरल्स वाला चैप्टर था हमारा क्लास 8 में, उसमें हमने देखा था कि क्वेरी का मतलब क्या होता है। एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे खोद के जो है, जैसे लाइमस्टोन, ये मिनरल हो गया, इसे निकाला जाता है, उसे क्वेरी कहा जाता है। तो साथ ही साथ यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्रीज भी है जो लोगों को रोजगार प्रोवाइड करते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सीमेंट मेक्स इट ईजियर टू बिल्ड ब्रिजेस, डैम्स, हाउसेस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन। तो ये जो सीमेंट है, इसकी अवेलेबिलिटी के कारण जो है ब्रिजेस बनाना, डैम्स बनाना, हाउसेस बनाना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन बनाना, ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाती है। बट द फ्रेजाइल Himalayan environment has to be kept in mind while deploying such projects, by developing such projects। तो फ्रेजाइल, यहाँ पे फ्रेजाइल हिमालयन एनवायरनमेंट क्यों बोल रहे हैं? जैसे कोई भी पहाड़ है, माउंटेन है, अगर इसमें हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं, कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत हद तक क्या होता है कि बारिश के सीज़न में लैंडस्लाइड्स का बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है। तो इसलिए जो है ये हिमालयन एनवायरनमेंट को क्या बोल रहे हैं? फ्रेजाइल एनवायरनमेंट। फ्रेजाइल मतलब जो आसानी से टूट जाता है। तो एज अ रिजल्ट द लाइमस्टोन क्वेरीज आर कॉजिंग लैंडस्लाइड। तो लाइमस्टोन क्वेरीज क्या हो रहा है इससे? देखिए, जो क्वेरी खुदाई गई है, करते जा रहे हैं, तो इससे क्या होता है? लैंडस्लाइड्स का प्रॉब्लम हो रहा है, विद द रबल ऑफ लैंडस्लाइड कॉजिंग एडिशनल प्रॉब्लम। ठीक है, तो और ये जो लैंडस्लाइड्स है, ठीक है, इससे भी लैंडस्लाइड हो रहा है, और साथ में जो लैंडस्लाइड होता ही है, जो मिट्टी के आगे पीछे हो जाने से लैंडस्लाइड होता है, वो तो एक प्रॉब्लम है ही है। तो सीमेंट डस्ट, जो सीमेंट डस्ट आ रही है फैक्ट्री से, इससे एयर का पोल्यूशन हो रहा है, क्रॉप्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं, वेजिटेशन को नुकसान पहुंच रहा है,
और लोगों की जो हेल्थ है उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। तो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स क्या है? वीविंग गारमेंट्स, गारमेंट्स बनाने का काम, शॉल्स बनाने का काम, हैंडलूम्स में एम्ब्रॉयडरी का काम, डेकोरेटिव वुड क्राफ्ट्स बनाने का काम। तो ये जो ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट्स है ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे जो वहाँ लोग हैं उनको। तो बहुत सारी ब्यूटीफुल डेकोरेटिव आइटम्स भी बनाए जाते हैं पेपर मैश से। तो पेपर मैश क्या होता है? जो पुराने पेपर्स होते हैं उनको गला के उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह डाल के, जैसे फेविकोल हो गया, कुछ केमिकल डाल के उसको मोल्ड का फॉर्म, मतलब किसी आकृति का रूप दिया जाता है, उसे पेपर माशे कहा जाता है। तो इससे जो है डेकोरेटिव आइटम्स जो बनते हैं वो इस तरीके से पेपर माश को मोल्ड करके बनाया जाता है, मतलब किसी सांचे में ढाल के बनाया जाता है। तो दीज आर स्मॉल हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। तो ये क्या होते हैं? छोटी छोटी स्मॉल हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज होते हैं जिसमें ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स का काम होता है। दे आर ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजिंग डाउन बिकॉज मार्केट आर फ्लडेड विथ मशीन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो ये जो ट्रेडिशनल काम्स है, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स है, ये क्या है? वर्ज मतलब अब कगार में आ गए हैं कि वो बंद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मशीन से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो अब मार्केट में आ गए हैं बहुत ज़्यादा तादाद में। मशीन से बने हुए जो सामान है वो इन कंपैरिजन जो हाथ से बने हुए सामान होते हैं उससे सस्ते होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट इज नाउ टेकिंग स्टेप्स टू एनकरेज दिस इंडस्ट्री। सर गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स भी लिए हैं ताकि जो ये जो इंडस्ट्रीज है उनको बढ़ावा मिल सके। एज अ रिजल्ट द हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स आर रीचिंग डिस्टेंट मार्केट जनरेटिंग डिमांड्स। तो इसका नतीजा क्या हुआ है? जो हैंडक्राफ्टेड मतलब हाथ से जो बनाए भी जो भी प्रोडक्ट्स है वो दूर दूर जो मार्केट है वहाँ पे पहुँच रहे हैं और जिससे उनकी डिमांड भी बढ़ रही है। दे नाउ सेल एट रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो अब जो है उसको बेचते हैं एक अच्छी खासी कीमत में। इन द रिसेंट ईयर्स स्मॉल फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स, ठीक है, अभी कुछ सालों में क्या है, कुछ फूड प्रोसेसिंग प्लांट मतलब जहाँ पे खाने के कुछ अलग अलग आइटम्स बनाए जाते हैं, जैसे कि फ्रूट जूसेस हो गया, प्रिजर्व्स हो गया, जैम्स हो गए आपके। जो प्रिजर्व्स मतलब जिसे हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, मतलब जैसे जैम हो गया, ये सब क्या है? प्रिजर्व, ठीक है, इसे हम लॉन्ग टाइम तक यूज़ करके रख सकते हैं। वैसे ही पिकल्स हो गया, ये सारी जो है बनाने की इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग प्लांट जो है सेटअप हुए हैं। नेक्स्ट है आपका टूरिज्म। तो पिलग्रिमेज एंड टूरिज्म हैव अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर रीजन्स टू द हिमालयस। तो पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा और जो टूरिज्म मतलब घूमने के नाम से यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है हिमालयन रीजन में आते हैं। तो जो टूरिज्म सेक्टर है ये धीरे धीरे जो है फ्लरिश हो रहा है। फ्लरिश मतलब बढ़ता जा रहा है माउंटेन रीजन्स में पास्ट सेवरल ईयर्स में, क्योंकि पहले के लोगों को उतना शौक नहीं होता था। आजकल रील्स का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है, तो वहाँ पे भी देखिए ये चीज़ें भी बहुत बहुत ज़्यादा फैक्टर में आती है। लोग दूसरों को देख के बहुत उत्साहित होते हैं। तो ऐसे ही जो है आज की डेट में टूरिज्म सेक्टर इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो टूरिस्ट कम इन large number from within and outside of the country to enjoy the natural beauty of the Himalayas। तो यहाँ पे टूरिस्ट जो है हमारे इंडिया से तो आते ही आते हैं और आउटसाइड फॉरेन कंट्रीज से भी यहाँ पे आते हैं ताकि वो हिमालयस की जो नेचुरल ब्यूटीज़ हैं उसका लुत्फ उठा सकें। और यहाँ पे जो तीर्थ जगहें हैं, जैसे कि अभी बहुत सारी तीर्थ जगहें भी हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे का ये लुत्फ उठा सके। तो बहुत सारे होटल्स भी यहाँ पे खुल चुके हैं और लोकल ट्रांसपोर्ट्स भी यहाँ पे अच्छे खासे हो गए हैं ताकि जो भी यहाँ टूरिस्ट आते हैं उनको सुविधा मिल सके, उनको गाड़ियाँ उपलब्ध हो सके ताकि उन गाड़ियों में बैठकर घूमने जा सके। दस टूरिज्म हैज़ जनरेटेड मैनी जॉब अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे गाइड का भी काम करते हैं, गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इससे जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती है। तो इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज स्पॉट, पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ का जो स्थान कौन सा है? उत्तराखंड में बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, हेमकुंड साहिब और बहुत सारे एक्सेट्रास। अब हमको देखना है यहाँ के प्रॉब्लम के बारे में। तो यहाँ का सबसे मुख्य प्रॉब्लम, सबसे सीरियस प्रॉब्लम क्या है? लैंडस्लाइड। तो यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में क्या हो गया है, पूरा का पूरा मतलब पहाड़ से जो है मिट्टी पत्थर सब रोड पे आ गई हैं और ये गाड़ी भी डैमेज हो गई है। तो द रॉक्स इन द हिमालयस आर नॉट फर्म एंड हार्ड। तो जो रॉक्स हैं, जो वहाँ पत्थर हैं हिमालयस में, ये बहुत ज़्यादा कठोर नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। व्हेन फॉरेस्ट आर क्लियर द स्टीप माउंटेन्स क्रम्बल। और जब फॉरेस्ट जो है, जो वहाँ के जो जंगल है उसे काटा जाता है तो जो ये स्टीप माउंटेन्स मतलब ये जो खड़ी चढ़ाई वाले जो माउंटेन्स हैं ये क्या हो जाते हैं? बिखर के
टूट जाते हैं। क्रम्बल मतलब बिखर के टूट जाना, जैसे कि अगर आप कांच का ग्लास नीचे जमीन में फेंकेंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। तो उस प्रोसेस को क्या बोले, क्रम्बल हो गया करके, ग्लास जो है टूट के क्रम्बल हो गया। तो वैसे ही देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो मिट्टी पत्थर है सब निकल ऐसे उधड़ के आ जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन इज नाउ सीरियस प्रॉब्लम इन द रीजन। डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब होता है, जंगलों की कटाई। तो ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, मुख्य प्रॉब्लम है इस रीजन का। तो बहुत हद तक क्या होता है, एंटायर विलेज, कभी कभी क्या हो रहा है, देखिए बहुत हद तक क्या होता है, पूरा का पूरा विलेज जो है, ये जो रबल है लैंडस्लाइड का, रबल मतलब इस तरीके का जो मलबा है लैंडस्लाइड का, उसमें खराब हो जाता है, मतलब ध्वस्त हो जाता है। कॉजिंग, इससे क्या है, ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये जो रॉक्स वगैरह फॉल होते हैं, इससे ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत हद तक इफेक्ट हो जाता है। और बहुत बार क्या हो जाता है, लैंडस्लाइड्स जो है रॉक्स जो रिवर्स है उसको ब्लॉक कर देते हैं। क्या होता है, जैसे अगर कोई नदी बह रही है और ये कोई यहाँ पे बाजू में पहाड़ है, ठीक है, तो यहाँ का जो मिट्टी है, ठीक है, लैंडस्लाइड हुआ, यहाँ की मिट्टी क्या हो गई, यहाँ पे यहाँ पे आ गई, ठीक है, जो गिर के यहाँ पे आ गई, तो इससे क्या होगा, रिवर क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। तो जब कुछ हद तक तो रिवर का पानी यहाँ पे जमा हुआ रहेगा, लेकिन जब पानी के फोर्स से ये जो मिट्टी हटेगी और पानी एक साथ आएगा, तो ये बहुत ज़्यादा डैमेज करने वाला होता है। तो देखिए कॉसिंग लेक्स टू फॉर्म, तो इससे क्या है, एक लेक टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। लेकिन जब ये रूज जो क्रम्बल्स हैं, क्रम्बल्स मतलब कि जो मिट्टी पत्थर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ये पानी का प्रेशर नहीं झेल पाते। इससे क्या होता है, वो सडनली जो है लोअर माउंटेन एरियाज में एकदम एक का एक चला जाता है पानी जो है, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो डिफॉरेस्टेशन जो है माउंटेन्स का, मतलब जो जंगलों की कटाई हो रही है माउंटेन्स में, इससे बहुत ज़्यादा फ्लड्स मतलब बाढ़ आ जाते हैं प्लेन एरियाज में। उसके बाद हमको देखना है ईस्टर्न हिमालयस के बारे में। अभी तक हमने उत्तराखंड के बारे में देखा, अब हम ईस्टर्न हिमालयस के बारे में देखेंगे, जो हमारे कंट्री का जो ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हम जिसे कहते हैं, जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आता है, मिजोरम आता है, मणिपुर आता है, ये सारे जो स्टेट्स आते हैं उनके बारे में हमको देखना है। तो मैनी ट्राइब्स लिव्स इन ईस्टर्न हिमालयन रीजन। तो ईस्टर्न हिमालयन रीजन में बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं, मतलब जनजातियाँ रहती हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, आपके नागास हो गए, मीजोस हो गए, बोडोस हो गए, मिशमिस हो गया, मोनपास हो गया, तारोस हो गया। तो ये बहुत सारे कम्युनिटीज इसमें आते हैं। और ये कैसे करते हैं, ये यहाँ पे रहते हैं और अपना जो लाइवलीहुड है, अपना जीवन यापन यहीं पे करते हैं। तो इस तरीके के घर जो है हमको अरुणाचल प्रदेश या फिर नॉर्थ ईस्टर्न साइड में मिलेंगे। तो ये क्या है, देखिए स्लिट्स पे बने हुए हैं। स्लिट्स में मतलब यहाँ पे लकड़ी का एक स्ट्रक्चर है ऊपर में, उसके ऊपर घर बनाया जाता है। तो क्यों बनाया जाता है, ये हम देखेंगे क्यों बनाया जाता है। क्योंकि देखिए बारिश के मौसम में यहाँ पानी बहुत आता है, ठीक है। एक तो रीज़न ये हो गया, अगर नीचे घर बना है तो पानी भर जाएगा, और यहाँ पे हमेशा जो है क्लाइमेट जो है वो गीला रहता है। तो इससे जो है नीचे में सांप बिच्छू ये सब आने का भी बहुत ज़्यादा चांस रहता है, इसलिए भी ऊपर में घर बनाए जाते हैं। तो मैप 2.7 शोज दैट ईस्टर्न हिमालय लाइज क्लोज टू द बे ऑफ बंगाल। तो मैप 2.7 में हमने देखा है कि ईस्टर्न हिमालय जो है वो कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल के नज़दीक पे है, ठीक है। 2.7 देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा 2.7, ये मैप 2.7। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे ये पूरा जो ईस्टर्न हिमालय है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा बे ऑफ बंगाल से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। बहुत ही ज़्यादा बे ऑफ बंगाल से नज़दीक होने के कारण जो है यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और हमेशा जो मौसम होता है, कैसा होता है, गीला, चिपचिपा, ह्यूमिडिटी के साथ वाला मौसम होता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे क्या है, गीलापन चिपचिपापन बहुत ज़्यादा होता है। तो देखेंगे आगे हम।
ओके तो यहाँ पे देखेंगे हम द मॉइस्चर लेडन विंड्स, ठीक है। जो मॉइस्चर वाला जो हवाएं हैं उसमें हमेशा जो है मॉइस्चर होती है, जो कि बे ऑफ बंगाल से जो है यहाँ पे ले आती है और बहुत ज़्यादा बारिश करती है। तो ये क्या है, पूरे विश्व में सबसे गीला जगह है। वेटेस्ट प्लेस्ड ऑन अर्थ मतलब पूरे विश्व में क्या है, ये बहुत ही गीला और ह्यूमिडिटी से भरा हुआ एरिया है। तो मोस्ट एरिया रिसीव मोर देन 300 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली। तो मोस्ट जो एरियाज है हमारे इंडिया में, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कितनी बारिश होती है, 300 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर की बारिश होती है। लेकिन यहाँ पे द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड ऑकर इन मौसनेरम, ठीक है। मौसनेरम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है जो कि मेघालय में है, और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पे होती है। तो एवरेज रेनफॉल यहाँ पे कितना होता है, 1187 सेंटीमीटर। तो इतनी ज़्यादा बारिश होती है। तो हम जो नॉर्मल एरियाज में रहते हैं वहाँ 100 से 120 सेंटीमीटर की रेनफॉल एनुअली होती है, और ये जो एरिया है यहाँ पे 300 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो एरिया है मेघालय का, यहाँ पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे इतनी, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे बारिश होगी, मोर मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। 100 यहाँ पे 100 से 120 सेंटीमीटर नॉर्मल है, और यहाँ पे तो सीधा सीधा मतलब इसका रेशियो ही मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो दैट मीन्स मानसून गेट्स मोर देन 10 टाइम्स अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो मोर देन 10 गुना ज़्यादा यहाँ पे बारिश होती है। तो यहाँ पे यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो बहुत सारे यहाँ पे हिल है, मीजो हिल, नागा हिल्स, पटकाई बम, ठीक है, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैन तई हिल्स, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे हिल्स हैं। सो यू मे सरप्राइज, ठीक है, आपको सरप्राइज होगा, surprise you to know that bearing 2 to 3 months it rains all year around in the eastern Himalayas। तो मतलब 2 से 3 महीने छोड़ के पूरे साल भर जो है यहाँ पे बारिश होती है। तो यहाँ पे it begin to rain in north east when the temperature starts to climb in other parts of the India in the month of March। जब बाकी जो पूरे इंडिया में क्या होता है, गर्मी का मौसम आता है, गर्मी टेम्परेचर स्टार्ट्स टू क्लाइम मतलब टेम्परेचर जब बढ़ने लगता है मार्च के महीने में, तो यहाँ पे क्या है, उस समय रेनी सीजन आने लग जाता है, बारिश होना चालू होता है। द डाउनपोर इज इंटेंस फ्रॉम मे टू सितंबर। और ये जो बारिश है, डाउनपोर मतलब जो बारिश का जो तीव्रता है वो सबसे ज़्यादा कब रहता है, मई से सितंबर के मंथ में। और सिर्फ वो महीना जब बारिश नहीं होती है वो है दिसंबर, जनवरी और फरवरी। ये 3 महीने में ही बस बारिश नहीं होती है। तो ये जो कंटिन्यूस पानी, डाउनपोर मतलब कंटिन्यूस पानी गिरने का जो प्रोसेस है, ये समर में टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। टेम्परेचर नेवर क्लाइम टू हाई इन ईस्टर्न हिमालयस। तो ईस्टर्न हिमालयस में क्योंकि समर में भी पानी गिर रहा है तो टेम्परेचर कभी ज़्यादा होता ही नहीं है ईस्टर्न हिमालयस में। और ये जो हाई एल्टीट्यूड है, इससे भी ये होता है कि मतलब यहाँ पे गर्मी नहीं पड़ेगी। लेकिन विंटर में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। तो सम एरियाज इवन हैव स्नोफॉल, तो कुछ एरियाज में स्नोफॉल भी होता है। तो फॉरेस्ट कवर इज डेंस इन ईस्टर्न हिमालयस बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल। और इतनी हैवी रेनफॉल होने के कारण जो है यहाँ पे जंगल बहुत ही ज़्यादा घने हैं। इवन एज ट्रीज आर कट न्यू ट्रीज स्प्राउट रैपिडली। और अगर जंगल काटे भी जाते हैं तो बारिश इतनी होती है, मौसम ऐसा होता है कि जो नए ट्रीज हैं उसमें स्प्राउट्स मतलब नए पेड़ जो हैं, अगर नई जो टहनियाँ काटी गई हैं वो भी जल्दी जल्दी बढ़ जाती हैं। तो केन और बैम्बू, यहाँ पे केन और बैम्बू के पेड़ होते हैं। उसके साथ साथ स्पाइसेस जैसे कि हो गया बे लीफ मतलब जो तेज पत्ता होता है, लार्ज कार्डमम मतलब बड़ी इलायची, सिनेमम मतलब दालचीनी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ के फॉरेस्ट में होती हैं। तो स्टीप स्लोप्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयस एंड हेवी रेनफॉल मेक फार्मिंग अ डिफिकल्ट टास्क। तो यहाँ पे जो है जो खड़ी चढ़ाइयाँ हैं, जो माउंटेन में स्टीप स्लोप्स हैं, और इतनी बारिश होने के कारण यहाँ पे फार्मिंग करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हैवी रेन वॉशेस अवे द सॉइल इफ द स्लोप्स आर टिल्ड। तो अगर स्लोप्स जो है, जो स्लोप्स में अगर टिल मतलब
यहाँ पे खुदाई करके अगर कोई पेड़ पौधे लगाए जाए, कुछ फार्मिंग वगैरह की जाए, खेती बाड़ी की जाए, तो पानी जो है वो पूरा सब चीज़ को बहा के ले जाती है। तो प्रॉब्लम इज रिजॉल्व बाय टेरेस फार्मिंग। और जो हमको पता है, हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर जो माउंटेन वाला एरिया, वहाँ पे फार्मिंग कैसे की जाती है, टेरेस फार्मिंग के द्वारा। मतलब यहाँ पे इसको कटिंग कर करके, हमने ऊपर कई बार हम ये चीज़ को देख चुके हैं, कटिंग करके जो है टेरेस फार्म बनाया जाता है इन वेस्टर्न हिमालयस, तो वेस्टर्न हिमालयस वाले रीजन में। तो टेरेस फील्ड्स कैन ऑल्सो बी सीन इन ईस्टर्न हिमालयस, बट मोस्ट पीपल देयर प्रैक्टिस अनदर काइंड ऑफ फार्मिंग। तो यहाँ पे टेरेस फार्मिंग, टेरेस फील्ड जो है कहीं कहीं पे दिखेंगे आपको, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो जूम कल्टीवेशन करते हैं। तो जूम कल्टीवेशन क्या होता है, ये हम पहले के चैप्टर्स 8th क्लास में, 7th क्लास में से पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए एक विलेज हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं जहाँ पे जूम कल्टीवेशन होता है, फिर डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है जूम कल्टीवेशन में। वैसे मैं बता देती हूँ जूम कल्टीवेशन में क्या होता है। कोई भी जंगल है, जंगल का एक पार्ट को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। ठीक है, जंगल जैसे ये पेड़ थे, बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, इनको काट के इनके जो नीचे के पार्ट्स है उनको रहने दिया जाता है। और जब ये जो टहनियाँ वगैरह काटी हैं उन्होंने, वो सूख जाती है, तो वहाँ पे वो आग लगा देते हैं। इससे क्या है, जो एशेस है, मतलब जो राख है, वो वहाँ पे मिट्टी में बिखर जाता है। और जब पानी गिरता है, तो वो उसके साथ मिक्स हो जाता है। और उस समय जो है, जब वो मिट्टी के साथ मिक्स वगैरह हो गया, तब वो वहाँ पे बीज बोते हैं। तो यहाँ पे हम उसी चीज़ को जानेंगे। तो एक स्मॉल इनहेबिटेशन है, मतलब एक बसेरा है अरुणाचल प्रदेश में। वो भी क्या है, फ्लैट लैंड अटॉप हाई माउंटेन, सर बहुत ऊंचाई में, एक हाई माउंटेन्स में है। तो यहाँ पे कितने घर हैं, 20 से 30 घर हैं, और सारे घर जो है एक जैसे दिखते हैं। और बाम्बू स्लिट्स सपोर्ट अ प्लेटफॉर्म ऑन विच वन लॉन्ग रूम विथ वेरांडा इज बिल्ट। तो जैसे कि हमने ऊपर पिक्चर में देखा था, जो स्लिट हाउसेस यहाँ पे बनाए जाते हैं, बाम्बू स्लिट हाउसेस यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो ऊपर एक प्लेटफॉर्म में एक बड़ा सा रूम जो है वेरांडा बिल्ड किया जाता है। तो देखिए, लुक एज इफ द बाम्बू स्लिट्स प्रॉप अप द हाउस ऑन द माउंटेन स्लोप। तो इसको देखने से ऐसा कैसे लगता है कि बाम्बू स्लिट्स जो है वो ऊपर, मतलब हाउस के ऊपर लेके खड़ा हुआ है। तो ग्राउंड में, ठीक है, द ग्राउंड इन द रीजन इज ऑलवेज मॉइस्ट बिकॉज ऑफ हैवी रेन। तो जो ग्राउंड है रीजन में, जो नीचे वाला जो एरिया है, जैसे कि हमने दिखाई देती हूँ आप लोगों को, तो ये जो नीचे वाला जो एरिया है, ठीक है, इस तरीके के यहाँ पे घर बनते हैं। और जो नीचे वाला एरिया है, वहाँ पे हमेशा क्या है, मॉइस्चर ज़्यादा रहता है। ठीक है, क्योंकि हैवी रेन होता है तो हमेशा मॉइस्चर रहता है, गीलापन रहता है। तो इसलिए जो है सांप, बिच्छू, स्पाइडर, ठीक है, स्पाइडर मतलब मकड़ी, स्नेल, ये सारे आते हैं। तो हाउसेस को इसलिए स्लिट्स पे बनाया जाता है, ताकि ये इंसेक्ट्स और रेपिलेंट्स जो है घर के अंदर ना घुस पाए। तो फ्रूट ट्रीज हो गए, वेजिटेबल्स हो गया, टी कॉफ़ी जो है, ये सारे जो है घर के पास उगाए जाते हैं। तो ये हम किस विलेज के बारे में जानने वाले हैं, निशी विलेज में। तो ऑल द ट्राइबल्स इन द विलेज आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो यहाँ पे जितनी भी जनजातियाँ रहती है, 20 जो घर हैं, वो इनके रिश्तेदार ही हैं, ये इनके खुद के घर हैं, मतलब लेकिन अलग अलग ये रहते हैं। ठीक है, ये एक ही प्रजाति को बिलोंग करते हैं, एक ही वंशावली को बिलोंग करते हैं, लेकिन ये अलग अलग घर में होते हैं। तो गोइंग आउट टू फार्म, तो फार्म के लिए वो कहाँ जाते हैं। तो दिसंबर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, ठंड पड़ती है। तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा रेन नहीं होती है, तो बहुत लिटिल रेन होती है इस मंथ में। इसलिए पानी की क्या होती है, बहुत ज़्यादा कमी होती है। और जो रेन वाटर है वो स्विफ्टली जो है, अगर जो भी अगर रेन हो रहा है, तो वो कहीं जमा नहीं हो पाता। ठीक है, कोई तालाब वालाब किसी में जमा नहीं हो पाता, और बोरिंग वगैरह कराने का तो यहाँ पे चांस ही नहीं होता। तो जो रेन वाटर है वो बहुत ही, मतलब स्विफ्टली, मतलब बहुत ही तेजी से नीचे स्लोप्स में चले जाती है, लिविंग द अपर रीजन फेसिंग शॉर्ट वाटर शॉर्टेज। तो जो भी लोग वहाँ ऊपर पहाड़ों में रहते हैं, उनको पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो पोर्टेबल वाटर, मतलब पीने योग्य पानी जो है, वो बहुत दूर जाकर एक डिस्टेंस ब्रुक, जो एक डीप वैली में है, वहाँ से लेके आ जाता है। डिस्टेंस ब्रुक मतलब एक छोटा सा नहर है, ठीक है, वहाँ से जाके वो लेके आते हैं। तो विलेज ऑफ दिस निशी क्लान हैज़ 2 or 3 माउंटेन्स नियर बाई दैट बिलोंग टू द क्लान। तो ये जो विलेज है निशी, ठीक है, यहाँ पे और जो उनके जो रिश्तेदार वगैरह हैं, वो दूसरे माउंटेन्स में जाकर, दूसरे नियर बाई माउंटेन्स में जो रहते हैं, वो भी इनके क्लान को बिलोंग करते हैं। दे ओन द फॉरेस्ट एज वेल। तो हर किसी के पास अपना एक फॉरेस्ट है। The mountain slopes are the forms another clan cannot farm the land which belongs to the village clan। तो जैसे कि हमने देखा स्टार्टिंग में कि ये जो विलेज है एक क्लान को बिलोंग करता है, मतलब एक वंश को बिलोंग करता है। तो दूसरा जो क्लान है जिसके पास खुद की, जैसे कि हमने देखा अलग अलग जो क्लान्स है, उनके पास खुद की
खुद के फॉरेस्ट है तो वो दूसरे क्लान के फॉरेस्ट में कोई यूज नहीं कर सकते, वहां पे खेती नहीं कर सकते। तो ये जो है एक पर्टिकुलर क्लान के लिए है। तो नो इंडिविजुअल क्लैन क्लेम ओनरशिप ऑफ एनी पीस ऑफ लैंड। सो हर साल जो दिसंबर के मौसम में, दिसंबर का जो सीजन, मौसम नहीं सॉरी, दिसंबर के फिर दिसंबर के महीने में विलेजर्स जो है एक पार्ट चूज करते हैं लैंड का जो माउंटेन एरिया में है फार्मिंग के लिए। तो वो क्या करते हैं, जो कि 6 से 7 साल के लिए अलग रखा गया था, ठीक है, जो फैलो था 7 से 8 साल तक। तो यहाँ पे फॉरेस्ट को रीजनरेट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो बाम्बू, श्रब्स और अदर ट्रीज जो है वो वहाँ पे उगना चालू कर देते हैं। तो एक पीस को ऑफ लैंड को उन्होंने क्या किया, खाली किया, वहाँ पे उन्होंने खेती की। उसके बाद 7 से 8 साल उसको खाली रखते हैं, वहाँ पे जो बाम्बू, श्रब्स और अदर ट्रीज जो है वो उगना चालू हो जाते हैं। फिर अगेन जो है वहाँ पे खेती करने के बाद 7 से 8 ईयर्स का गैप करते हैं। सो बिकॉज द प्रीवियस ईयर फार्म इज लेफ्ट फॉलो, ठीक है, न्यू पैच इन द फॉरेस्ट हैज टू बी क्लियर फॉर फार्मिंग। तो ये जो प्रीवियस ईयर का जो भी यहाँ पे उन्होंने खेती की उसको अब उनको खाली रखना पड़ेगा ताकि वहाँ पे नए ट्रीज है वो उग सके। तो एक नया पैच जो है फॉरेस्ट का क्लियर किया जाता है। तो विलेजर्स जो है एक नए पैच की खोज में करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब फॉरेस्ट में पूरा घूमते हैं, डिस्कस करते हैं कि कौन से जो पार्ट है उसको वो फिर चूज करेंगे इस तरीके से काटने के लिए। तो दे डिसाइड टू फार्म द सदर्न स्लोप ऑफ द नियर बाई माउंटेन दिस ईयर। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, जो साउथ साइड का जो स्लोप है उसको वो क्लियर करेंगे और वहां पे फार्मिंग करेंगे। तो क्या करते हैं देखिए, पेड़ों को काटते हैं, पूरा पेड़ नहीं काटते, यहाँ तक के पेड़ को काटा जाता है जमीन से थोड़ा ऊपर। अगर पूरा काट देंगे, पूरा यहाँ से उखाड़ देंगे तो मिट्टी बह के चले जाएगी, मिट्टी बह के चले जाएगी और वो अच्छे से खेती वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट टास्क देखिए, तो नेक्स्ट टास्क क्या होता है, फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है, इस तरीके से काटा जाता है। तो ये बहुत ही मेहनत का काम होता है, इतने बड़े एरिया को काटना। तो मैन जो है वो ट्रीज को काटते हैं और प्लॉट्स क्रिएट करते हैं हर एक घर के लिए। तो ये काम जो है वो साथ में मिलके करते हैं, जो पूरा विलेज है वो साथ में मिलके करता है ताकि हर घर को एक पैच मिल सके, एक प्लॉट मिल सके खेती करने के लिए। तो इस तरीके से जो है प्लॉट्स हर साल हर किसी के लिए जो है स्टेजेस में बनाया जाता है। तो कोई भी बाहर से कोई लेबर वगैरह हायर नहीं किया जाता, जो विलेज के लोग हैं वही ये काम को करते हैं। तो वैसे भी कोई लेबर यहाँ अवेलेबल है नहीं, खुद ही ये काम करना रहता है इनको। तो जब वो पेड़ को गिराते हैं तो इन्हें स्टम्प्स कहा जाता है, स्टम्प्स को वैसे का वैसे छोड़ देते हैं, स्टम्प्स और रूट्स को, नहीं तो पूरी सॉइल मिट्टी बह के चले जाएगी। तो ये क्या प्रिवेंट करता है, सॉइल इरोशन को। तो जैसे ही ट्रीज को गिराया जाता है, वंस द ट्रीज आर फेल्ड दे आर लेफ्ट इन द फील्ड टू ड्राई। तो यहाँ पे उनको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब जो ड्राई ट्रीज है उनको मार्च अप्रैल के मौसम में क्या किया जाता है, जलाया जाता है बारिश से पहले। और जो लैंड है अब जला दिया, तो जलाने के बाद जो लैंड है वो किससे, जो उनकी राख है, जो जलाया उन्होंने, जो लकड़ियां जलाई उसके राख से वो भर जाता है। और जो हाफ बर्न ट्रीज है, मतलब जो रिमेनेंट्स मतलब जो जैसे कि हम कुछ जलाते हैं तो उसका बचा हुआ जो पार्ट होता है, कुछ लकड़ियां नहीं जल पाती, कुछ कोयले के फॉर्म में होती है, तो उसको वहां छोड़ दिया जाता है। तो ये जो राख है, एशस है और जो अनबर्न्स है, ये सारी चीजें जो वहीं पे वहीं रहती है, ठीक है। तो जब पहली रेन होती है तो वहां पे वो सेट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो दिस टाइप ऑफ फील्ड इज प्रिपेयर्ड फॉर झूम कल्टीवेशन, तो इसे क्या कहा जाता है, झूम कल्टीवेशन। तो इस तरीके से जो फील्ड्स बनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, झूम कल्टीवेशन कहा जाता है। तो प्लॉस आर नॉट यूज्ड टू टिल द स्टीप स्ट्रोज बिकॉज रेन वॉशेस अवे द लूजन टॉप सॉइल। तो प्लॉ मतलब वहां पे हल से जोता नहीं जाता है ना, वहां जो जमीन है उसको हल से नहीं जोता जाता। अगर ये ऐसा जोत देंगे तो ऊपर की जो सॉइल है वो पूरी मिट्टी के साथ बह जाएगी। तो प्लॉ नहीं किया जाता इस रीजन में। तो अब अप्रैल आ गया, ठीक है, अप्रैल आ गया और हल्की बारिश हो रही है और हैवी रेन कम्स इन मई। और मई के सीजन में हैवी रेन आता है, ठीक है, हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं। तो याद रखिए यहाँ पे मई के सीजन में ज्यादा बारिश होगी। तो उस समय जो है सोइंग मतलब बीजों को बोने का काम उस समय तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो सभी लोग, एवरीवन, मैन एंड वुमेन जो है वो खेतों में जाते हैं, ठीक है, होस लेके, फावड़ा लेके जाते। फावड़ा जो खोदने वाला रहता है ना, होस उसे कहते हैं, ठीक है, जो मिट्टी खोदने वाला। कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी से ऐसे मैं कैसे बताऊं, मतलब हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ऐसे खोदते हैं जिससे मिट्टी वो करते, खुरपी कहा जाता है, ठीक है। और बास्केट्स ऑफ सीड्स को लेके वो वहां पे जाते हैं। और सोइंग बिगिंस, जो लोअर साइड जैसे कि ये
माउंटेन का जो स्लोप है तो लोअर साइड से वो चालू करते हैं, एक होल बनाते हैं और वहाँ पे जो खुरपी है उससे होल बनाते हैं और उसमें कुछ बीज को डालते हैं और कवर कर देते हैं। और जब रेन होती है, हेविली रेन होती है मई के मौसम में, तो ये जो क्रॉप्स है वो तो ग्रो होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो घास है, वीड्स है, वो भी ग्रो होते हैं। तो वीड्स जो है इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो फील्ड्स में जो क्रॉप्स है उनके साथ उगते ही हैं। तो वीडिंग का प्रोसेस करना पड़ता है उनको 4 to 5 टाइम्स। वीडेड आउट मतलब, वीडेड मतलब जो वीड्स है, घास है, उसको उखाड़ना। तो इन जूम कल्टीवेशन क्रॉप्स कंज्यूम्ड इन होम आर ग्रोन। तो वीट कल्टीवेशन, जो जूम कल्टीवेशन है, उसमें खुद के खाने के लिए ही क्रॉप्स उगाए जाते हैं। तो कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं? राइस, मीज, मिलेट, सिसमी, ग्रीन बीन्स, ऑनियन, टोबैको, कॉटन, स्वीट पोटैटो, चिली, पम्पकिन। तो ये सारे चीजें जो है क्रॉप्स जो है फील्ड्स में उगाए जाते हैं। राइस चावल हो गया, मेज आपका मक्का हो गया, मिलेट्स जो जवार बाजरा ये सब मिलेट्स में आते हैं। सिसमी तिल, ग्रीन बीन्स मतलब हरी जो बरबट्टी बोलते हैं वो हो गया, बीन्स हो गया। उसके बाद प्याज उगाते हैं, ये टोबैको भी उगाते हैं, ठीक है। टोबैको जो है नशीला पदार्थ होता है, बीड़ी वगैरह में यूज किया जाता है। उसके साथ साथ कॉटन जो कपास वो उगाते हैं, शकरकंदी उगाते हैं, मिर्ची उगाते हैं और पम्पकिन भी उगाते हैं, जो कद्दू होता है उसे भी उगाते हैं। तो हर जो क्रॉप्स है, इज क्रॉप हार्वेस्ट एज इस टाइप। तो जब वो पक जाती है फल, जो भी क्रॉप्स उन्होंने उगाए हैं, तब वो उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो क्रॉप्स राइपन इन द सक्सेशन फ्रॉम अगस्त टू दिसंबर। तो अगस्त से दिसंबर के समय में जो है ये जो क्रॉप्स है वो पक जाते हैं, तोड़ने लायक हो जाते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम ग्रोइंग अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स इन जूम कल्टीवेशन, द विलेजर्स गैदर फ्रूट एंड ट्यूबर्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो ये इतनी वेराइटीज उगाने के साथ साथ जो विलेजर्स है वो फ्रूट्स और ट्यूबर्स मतलब जो कांदे, जैसे जिमी कांदा हो गया, अरबी हो गया, ये शक्कर कांदा हो गया, ये सारी चीजें जो है फॉरेस्ट से लेके आते हैं। और ये काम कौन करता है? वुमेन्स करती हैं। तो फ्रूट की जो ट्रीज है उन्हें नहीं काटा जाता। ये इसलिए तो है, विलेजर्स जो है, जो हमने पहले देखा, विलेजर्स जो है सोच समझ के प्लानिंग करते हैं कि कौन सा पैच जो है उनको कट करना है। जो फ्रूट के ट्रीज है उन्हें नहीं काटा जाता जब वो खेत बनाते हैं, तो जो ये फार्म बनाते हैं तो जूम कल्टीवेशन के समय में। सो फ्रूट इज प्लक्ड एज दे राइट। तो फ्रूट्स को तोड़ लिया जाता है जब वो पक जाते हैं। तो मेंस और क्या काम करते हैं? हंटिंग का काम करते हैं फॉरेस्ट में। तो मीट जो है उनका इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइट का। और कुछ एनिमल्स जो हैं, बट देयर आर फ्यू एनिमल्स इन द फॉरेस्ट टुडे। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो फॉरेस्ट में जानवर बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, तो इसलिए पाबंदी लगा दी गई है हंटिंग के प्रोसेस में। तो पीपल इन ईस्टर्न हिमालयस, जो ईस्टर्न हिमालयस के लोग हैं, वो क्या खाते हैं? राइस खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, मीट्स और फ्रूट्स खाते हैं। और दे ग्रो मोस्ट ऑफ वॉट दे नीड इन द जूम फार्म्स ऑन देयर और देयर एनक्लोजर्स। तो वो अपने जो भी खाने पीने का सामान है, जो भी वो जो भी वो राइस वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, अपनी झूम फार्म्स जो है वहीं पे ही उगाते हैं, या तो उनके घर के आसपास। और देयर एनक्लोजर मतलब अपने घर के पास छोटी मोटी बाड़ियों में उगाते हैं। वो हंटिंग करते हैं, फ्रूट्स कलेक्ट करते हैं फॉरेस्ट से। तो ऑयल, शुगर और सॉल्ट, ये तीन चीज़ जो है वो मार्केट से लेके आते हैं, आउटसाइड से बाई करते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये महंगे हैं, इनके पास उतना रोजगार का जरिया नहीं है, इसलिए ये इसे कम क्वांटिटी में यूज करते हैं। एनिमल्स को भी पाला जाता है अपने उनके मीट के लिए। अब देखिए चैलेंजेस क्या है जूम कल्टीवेशन में, क्या चैलेंजेस उनको फेस करना पड़ता है। तो टिम्बर की ग्रोइंग डिमांड के कारण और टिम्बर के ट्रेड के एक्सपांड होने के कारण जो है फॉरेस्ट का लगातार रूप से कटाई हो रही है, डिप्लीशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है? फॉरेस्ट जो है धीरे धीरे डिसअपियर होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। तो इसलिए ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड नहीं है उनके पास जूम कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करने के लिए। और जैसे कि पास्ट में एक झूम जो पैच है, एक फील्ड उन्होंने बनाया, उसको फैलो किया जाता था, मतलब खाली रखा जाता था 20 साल तक, ठीक है, 20 साल तक। लेकिन आज की डेट में जो टाइम स्पैन है वो 4 to 5 ईयर्स है। तो फॉरेस्ट जो है धीरे धीरे डिग्रेड होते जा रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट में पेड़ उगेंगे, पेड़ जो भी पौधे उगेंगे उनको बढ़ने में भी टाइम होना चाहिए, क्योंकि है ना, जैसे ये इसलिए ये कहा जा रहा है दे कैन नॉट रीजनरेट प्रॉपर्ली, वो बड़े ही नहीं हुए रहते, उससे पहले ही उन्हें काट दिया जाता है झूम कल्टीवेशन के लिए। और झूम कल्टीवेशन जो है ऑन अ पैच विद इन 3 to 4 ईयर्स रिजल्ट इन पुअर हार्वेस्ट। और झूम कल्टीवेशन से जो पैच बनाया जाता है, जो पेड़ों को गिरा के
जो जलाया जाता है, जो पैच बनाया जाता है, वो 3 से 4 साल ही चलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं चलते। उसके बाद जो है उनकी हार्वेस्टिंग पावर, जो उस लैंड की हार्वेस्टिंग पावर है, वो कम हो जाती है। तो मैनी पीपल, बहुत सारे लोग जो है झूम कल्टिवेशन से जो डिस्ट्रॉय हो रहा है फॉरेस्ट में, और ये जो ट्राइबल्स रहते हैं रीजन में, इनको टेरेस फार्मिंग में स्विच करने के लिए सलाह देते हैं। तो इससे क्या होगा, फार्मिंग एक स्टेबलाइज जगह पे वो कर पाएंगे, और जो नए फॉरेस्ट है उसको भी नहीं क्लियर करना पड़ेगा उनको हर साल में। लेकिन डिफिकल्टी क्या है, ये जो टेरेस बनाने के लिए जो स्टीप सोल्स है, खड़ी चढ़ाइयाँ हैं, वहाँ पे टेरेस बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, बैक ब्रेकिंग वर्क है, मतलब बहुत ही कठिन काम है और बहुत ही पैसा लगना है इसमें, एक्सपेंसिव है। और क्या होता है, जो टॉप सॉइल है वो इरोड हो जाती है, मतलब हट जाती है टेरेस से। सो ईल्ड्स भी क्या होता है, फर्स्ट ईयर्स में तो ठीक होगी, लेकिन धीरे धीरे वो कम होते जाती है। और हैवी रेनफॉल होने के कारण जो है ये इरोशन जो सॉइल से टेरेस से हो ही जाता है। इसलिए जो है यहाँ के लोग अभी भी झूम कल्टीवेशन पे रिलाई करते हैं ईस्टर्न हिमालयाज में। अब देखना है हमको ट्राइबल डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो लॉस बनाए गए हैं, कुछ फ्रेम किया गया है, जिससे लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि जो भी ईस्टर्न हिमालय वाला जो रीजन है वहाँ पे विदाउट ऑफिशियल परमिशन वो वहाँ पे नहीं जा सकते, और वहाँ पे लैंड खरीदने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। तो आउटसाइडर्स जो है उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाता कि वो फॉरेस्ट में जाके जो लोकल लैंड है, फॉरेस्ट है, या उनके नेचुरल एसेट्स को डिस्टर्ब करें, या किसी ट्राइबल कम्युनिटी से के साथ जाकर के पास जाकर उनको डिस्टर्ब करे। तो ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, विदाउट परमिशन वो नहीं जा सकते। तो ट्राइब्स जो यहाँ पे रीजन में रहते हैं वो अपनी डेवलपमेंट इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। तो वहाँ पे एजुकेशन एक बड़ा रोल डेवलपमेंट में वहाँ पे लेके आ रहा है। तो यहाँ के जो एजुकेटेड ट्राइबल मैन एंड वुमेन है वो दूसरे जगह पे जा रहे हैं और टॉप लेवल पोस्ट में वहाँ पर काम कर रहे हैं, डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में जा के वो काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई हैवी इंडस्ट्रीज़ नहीं है या कमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो न्यू जो लाइवलीहुड है मीन्स के वो थोड़े कम है। तो लोगों की यहाँ इनकम भी बहुत कम है, ठीक है, क्वाइट लो है। तो फार्मर्स जो है अपनी जो भी उनकी उपज होती है उसमें से स्मॉल क्वांटिटी जो है उनके प्रोड्यूस उनको ही वो बेच पाते हैं, और उनके पास उतनी ज़्यादा पैसे भी नहीं है ताकि वो चीज़ें खरीद सके। नेक्स्ट इज टी प्लांटेशन। तो टी जो है वो पूरे भारत में, पूरे विश्व में कंज्यूम किया जाता है। तो सिर्फ इंडियन सिटीज़ में ही नहीं, विलेजेस में भी लोग चाय पीना पसंद करते हैं। सो बहुत जो मोस्ट ऑफ द टी कहाँ से आता है, हमारा ईस्टर्न हिमालय से। तो यहाँ पे ह्यूज टी प्लांटेशन है, लोअर हिल्स जो असम में है, असम की टी बहुत फेमस है। तो यहाँ पे टी प्लांटेशन किया जाता है लोअर हिल्स ऑफ असम में। और जब नई नई लीव्स आती हैं, टी के जो बुशेस होते हैं इस तरीके के, जो उसमें जो नई टेंडर लीव्स होती है, टेंडर मतलब जो कोमल कोमल पत्तियां है, उसको हाथ से तोड़ा जाता है, फिर क्या किया जाता है, उनको अलग किया जाता है और मशीन में ड्राई किया जाता है। तो टी इज अ की कमर्शियल क्रॉप ऑफ आसाम। सो नेक्स्ट हम देखेंगे द वास्ट नॉर्थर्न प्लेस, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पे हमने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में बहुत कुछ जाना, ईस्टर्न हिमालयस के बारे में हमने बहुत कुछ जाना। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो बनाऊँ, आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक में ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।